नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। करीब 40 साल पुराने वन संरक्षण कानून में बदलाव का रास्ता अब साफ हो गया है। संसद की संयुक्त समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इससे जुड़े विधेयक में प्रस्तावित सभी बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसकी रिपोर्ट मानसून सत्र के पहले ही दिन 20 जुलाई को संसद में पेश कर दी गई। वन अधिनियम में ये बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक रूप से अहम परियोजनाओं में तेजी लाने और वन क्षेत्रों के संवर्धन के लिए प्रस्तावित किया गया है। संयुक्त संसदीय समिति ने वन संरक्षण संशोधन बिल 2023 में सभी प्रस्तावित संशोधनों में इसकी प्रस्तावना में कुछ बातों को जोड़ा जाना और मौजूदा कानून का नाम बदलकर इसे वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम करने का प्रस्ताव किया है। संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे 1309 ज्ञापन मिले, जिसमें अलग अलग राज्य सरकारों, विभागों और एक तरह से मंत्रालयों की टिप्पणियां शामिल हैं। समिति को विपक्षी सदस्यों की ओर से 4 डिसेंट यानी असहमति टिप्पणियां भी प्राप्त हुई। बिल में जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं उनमें कानून की प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख समाहित करना है कि भारत वन संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम उन्हीं भूमि पर लागू होगा जिन्हें अक्टूबर 1980 या उससे पहले किसी सरकारी दस्तावेज में वन के रूप में सरकारी रूप से मान्यता दी गई हो। अगर वन भूमि को 1980 और 1996 के बीच कानूनी ढंग से गैर वन उपयोग में परिवर्तित कर लिया गया होगा तो ये कानून प्रभावी नहीं होगा। वन संरक्षण संशोधन विधेयक में बदलाव से जुड़ा यह विधेयक बजट सत्र के दौरान 29 मार्च को पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। सरकार कह रही है कि इन विधेयक का जो ये विधेयक है, इस विधेयक का मूल उद्देश्य देश में जंगल का विस्तार करना है। इसके साथ साथ कानूनी प्रावधानों के तहत निजी क्षेत्र को वृक्षारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराना भी कहीं ना कहीं इस बिल का एक उद्देश्य होगा। जाहिर तौर पर देश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, बायोडायवर्सिटी को बचाए रखने और वन यानी जंगलों को बढ़ाना इस समय की जरूरत भी है। ऐसे में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर क्या रही है संसद की संयुक्त समिति का रुख, इस पर क्या रहा है, क्या इस बिल के बड़े प्रावधान हैं और क्यों ये जरूरी है, आज हम मुद्दा आपका में करेंगे इन सब पहलुओं पर चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के लोकसभा सांसद और द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर विभा धवन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर विभा धवन, आपका भी स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी, शुरुआत आप ही से। और पहले थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी कि जो जेपीसी की रिपोर्ट है कल संसद में पेश कर दी गई, क्या और कैसी कवायद रही जेपीसी की इस बिल के प्रावधानों को लेकर, इसे खंगालने को लेकर किस तरह का मंथन हुआ और क्या पाया समिति ने? नहीं, जैसा आपने अभी भूमिका के रूप में जो आपने कहा उसमें स्पष्ट किया, 29 मार्च को ये बिल लोकसभा राज्यसभा के आने के पश्चात इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद जो इसको ये भी कहा गया कि अगले सत्र के पहले, जैसा होता है सामान्यतया, पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक इसको लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया जाए। तो उस क्रम में इसको कल प्रस्तुत भी कर दिया गया। देखिए, इसके जैसा इसमें अमेंडमेंट बिल में स्पष्ट है कि कुछ जो हमारी रक्षा ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, रक्षा ज़रूरतों में 2 चीज़ें हैं। एक तो जो सीमांत के जो हमारे प्रदेश हैं और जहाँ किसी प्रकार के सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इंतजाम करने की ज़रूरत है, तो इसमें प्रोविज़न किया गया है कि 100 किलोमीटर तक के दायरे के अंदर यदि ज़रूरत पड़े तो 100 हेक्टेयर तक की जो ज़मीन है वो उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो पुराना नियम है उससे उसको छूट दी जाए और वहाँ पर, ताकि बिना उसकी जो औपचारिकताएं जो होती हैं क्लियरेंस की, उसमें से समय ना उसमें खर्च हो और त्वरित उनका निर्माण हो सके। इसी प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से एक और विषय रहता है, जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड जो हमारे प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, इन सब प्रदेशों, छत्तीसगढ़ है, तो इन सब प्रदेशों के अंदर जहाँ लेफ्ट विंग टेररिज्म है तो वहाँ पर 10 हेक्टेयर तक का जो जगह है जहाँ यदि उनकी कुछ पोस्ट बनानी है, कुछ और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें बनानी है, उसके लिए इस जो पुराना नियम है, पुराना जो कानून है, उसके अंतर्गत जो क्लियरेंस लेने की औपचारिकता उसमें समय न लगे, ये किया गया है। इसी प्रकार से तीसरी चीज़ और भी की गई है कि जो कई बार क्या होता है कि कोई रास्ता जा रहा है या कोई कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, रोड की कनेक्टिविटी है, उसमें कहीं छोटी वन की भूमि आ गई है, अब वो रास्ता उसके कारण से रुका हुआ है, उसकी क्लियरेंस में कई बार वर्षों लग जाते हैं, सारा रास्ता तैयार है, वो तैयार नहीं होता है,
तो उसके लिए बहुत छोटा सा टुकड़ा, 1.1 हेक्टेयर की जमीन यदि लेने की जरूरत हो उसको भी इससे मुक्त किया गया है। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि जो 1980 का जो बिल था उसके अंदर कुछ चीज़ें की गई, जैसे चिंता ये थी सरकार की कि उससे पहले डी नोटिफाई होने की कुछ उस पर प्रतिबंध नहीं था। जमीनें बहुत तेजी से डी नोटिफाई हुई और इसमें इसका उल्लेख भी किया गया है कि चर्चा के अंदर ये विषय खूब आया है कि लगभग 41 लाख हेक्टेयर जमीन वो डी नोटिफाई हो गई, यानी फॉरेस्ट की जगह वो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लोग और जंगल घटते चले गए। इसी में से 1980 का जो बिल आया था वो, उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून भी बनाया उसमें, उसकी 96 के अंदर, कि कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। और ख़ास तौर से ये था कि यदि कोई व्यक्ति अपने खेत के अंदर अपनी ज़मीन के ऊपर कुछ वृक्ष लगा ले और वो वृक्ष फॉरेस्ट की जो डिक्शनरी परिभाषा है उसके अंतर्गत आते हैं तो वो फॉरेस्ट के नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके कारण से किसान है या जो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर कोई पेड़ लगाना चाहते हैं, वन लगाना चाहते हैं छोटा मोटा, तो वो उसको लगा नहीं पाता था, तो उसको छूट दी गई। यानी वन ये जो सुरक्षा कारणों से यदि कोई जगह की जरूरत है उसको क्लियरेंस मिलने में आसानी हो, जैसा मैंने 3 विषय छोटे छोटे बताए। और उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति, कोई किसान, कोई प्राइवेट लैंड वाला व्यक्ति कोई पेड़ लगाना चाहता है तो उसको उसकी आज़ादी हो, वो फॉरेस्ट के कानून की सीमा के अंदर वो ना आए। तो इस प्रकार का एक अमेंडमेंट इसके अंदर किया गया। और भी कुछ विषय हैं, लेकिन कुल मिलाकर के फॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए भी और सुरक्षा कारणों से जरूरी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए भी इस अमेंडमेंट बिल को लाया गया। और अच्छा व्यापक विचार विमर्श हुआ, यानी इसके अंदर हमने 10 मिनिस्ट्री से विचार विमर्श किया, 17 स्टेट से के अधिकारियों से हमने विचार विमर्श किया। लेकर मैं आगे आपसे पूछूंगी कि किस तरह का मंथन रहा। 1309 ज्ञापन की बात हो रही है, वो क्या रही हैं, इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। डॉक्टर धवन, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी आपका क्या नजरिया है अगर मैं इस बिल को लेकर बात करूं, क्योंकि अब एक तरह से रास्ता साफ हो गया है कि जो 40 साल से ज्यादा पुराना कानून है उसे हम बदल पाएं। इसके प्रोविजंस को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमें समय के साथ बदलना होता है। हमारी जो ज़रूरतें हैं 40 साल पहले अलग थी, आज अलग हैं। 40 साल पहले हम देखते थे वन को एक तरह से कंज़र्वेशन, कि हम वन को कैसे बचाए रखें। लेकिन आज हमारी ज़रूरतें एक तरह जैसे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से ऐसा हो रहा है कि हमको ये कार्बन सिंक, फॉरेस्ट को हमको एक तरह से देखना है कि हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इससे फिक्स उसमें हम पेड़ों के ज़रिए इनको फिक्स कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ पर देश में बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो जिसको हम कहते हैं कि वेस्टलैंड, या जो ज़मीन उपजाऊ नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसपे कुछ नहीं, अगर हम मेहनत करके उसपे पौधे लगाएँगे तो हम उसपे बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरी भाषा में मैं इनको कहती हूँ, ये वेस्टलैंड नहीं है, ये वेस्टेड लैंड है। इसपे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और उसमें हम सबको आगे बढ़ना है। तो अभी तक जो हमारे रूल्स में हम ये किसी को दे नहीं सकते थे। हम जैसे कॉर्पोरेट्स हैं वो यहाँ पे लगाना चाहते हैं। और एक चीज और जो इमर्ज होके आ रही है जिसको हम कहते हैं कार्बन मार्केट। तो बाहर के देश, हमारे देश, जैसे कि सारी आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, जब हम कहते हैं हमें नेट जीरो की तरफ जाना है, कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड अपनी एक्टिविटीज से कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, हम उसका प्राविधान कर रहे हैं कि पेड़ उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसलिए हम नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं कि हम वातावरण दूषित नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हमारी जमीन आज एक तरह से बेकार पड़ी हुई है, उसके ऊपर हम और पेड़ लगाएं और ज्यादा कार्बन फिक्स करने वाले पेड़ लगाएं। और इससे जो फायदा है वो ऑफ कोर्स नेट जीरो जो मार्केट है या कार्बन मार्केट्स जो डेवलप हो रही हैं, जी। तो उससे भी पैसा आएगा और उस पैसे से हम हरा भरा जमीन को कर सकते हैं। दूसरी चीज जो अग्रवाल साहब ने बिल्कुल ठीक बताई कि अभी तक क्या होता था कि हम लोग खुद डरते थे कि ये पेड़ लगाएंगे तो हमको काटने की अनुमति तो होगी नहीं, क्योंकि अगर आपने शीशम का पेड़ अपने घर में या अपने फार्म पे लगाया है तो आप उसको नहीं काट सकते हैं जब तक सरकारी परमिशन नहीं होगी।
लेकिन अब जैसे ये अब प्राविधान है कि आप अपनी ज़मीन पे अगर कुछ लगा रहे हैं और आप उसको काट सकेंगे, तो लोगों की रुचि पेड़ लगाने की तरफ बढ़ जाएगी। और एक तरह से अगर हम फार्मर्स को भी देखते हैं, हमारे जो किसान हैं, वो लोग जी, अपनी ज़मीन के ऊपर क्रॉप के साथ-साथ जो वो गेहूँ, चावल लगाते हैं, उसके साथ-साथ मेड़ पे वो पेड़ लगा सकते हैं और इन पेड़ों से उनको बहुत सारा पैसा मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा जी, और पेड़ तो अप या उन्हें लकड़ी देंगे या फल देंगे, तो वो जो हम फार्मर इनकम डबल करने की बात करते हैं, वो भी इससे काफ़ी हद तक डबल नहीं तो कुछ हद तक उनकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो अग्रवाल साहब ने भी बताई, वो था बेसिकली कि हमको अपनी सिक्योरिटी को देखना है और वो सिक्योरिटी देखने के लिए अगर हमको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जंगल के बीच में बनाना है तो उसकी अनुमति आराम से मिल जानी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन साथ में हमको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं हो जाए कि इस प्राविधान को हम गलत इस्तेमाल करते हुए हुँ, फॉरेस्ट को कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए बना दे, तो ऐसा नहीं हो कि इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन या इकोलॉजिकल जो हमारा आज की तारीख में वो सब बचा हुआ है, हुँ। वो खराब नहीं हो जाए। तो हमें बहुत ध्यान से जो छूट दी गई है उसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, इस पर मैं आपका कमेंट लूँगी आगे। राजन जी, जो बात है, जो हमने बताई भी है कि 1309 ज्ञापन मिले, कोशिश समिति की तरफ से की गई कि अलग-अलग राय और सुझाव माँगे जाएँ। किस तरह की राय और सुझाव आए? नहीं देखिए, सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर स्टेक होल्डर्स थी, हुँ, क्योंकि हम यदि किसी बॉर्डर स्टेट के अंदर एक 100 किलोमीटर के सीमा का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें किसी भी किसी विशेष स्थान के ऊपर, तो उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके कोई कमेंट्स हैं क्या, हुँ, तो इसलिए हमने जो बॉर्डर के स्टेट्स हैं, हमारे ऐसे 12 स्टेट्स हैं, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर के जो 8 हमारी जो सिस्टर स्टेट्स वो हैं, उनको हमने सुना। फिर 5 हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जो लेफ्ट विंग से अफेक्टेड हैं, जिसका मैंने उल्लेख किया अभी। तो 17 स्टेट्स के जो स्टेक होल्डर्स, उनके साथ मैंने बातचीत की। इसके अलावा फिर रेल मंत्रालय है, फिर वो सड़क मंत्रालय है, या फिर जल शक्ति मंत्रालय है, यानी डिफरेंट एम्यूनिटीज़ को लेकर के काम करते हैं, वो भी एक प्रकार से स्टेक होल्डर्स हैं। रक्षा मंत्रालय है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इसमें है। फिर उसके जो अन्य संगठन है, DRDO है, ऐसे हमने विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमने चर्चा की। फिर ये जो 1309 जो मेमोरेंडा आए, उसमें कुछ इनको हमने अध्ययन किया, उनको एनालाइज किया। इसके अलावा जो उनको हमने रिप्लाई भी दिए, ये उनको कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उनका हमारा उसके बारे में मंत्रालय का क्या कहना है। और इसके अलावा जो हमने एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, यानी एक सिटिंग 2 सिटिंग हमने केवल इसीलिए की कि जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इस विषय को लेकर के अपनी कुछ एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको हमने दिल्ली में आमंत्रित किया। उन्होंने रिटर्न उनके जो स्टेट में मेमोरेंडम थे वो भी हमने आमंत्रित किए, और कुल मिलाकर के उनसे खुली चर्चा के बाद इस कमेटी का के अंदर विचार विमर्श हुआ। और उसके बाद जैसा आपने भी कहा कि सभी जो रिकमेंडेशंस थे वो कमेटी ने स्वीकार की। ऑफ कोर्स उसमें 4 डिसेंट नोट हैं, एक डिसेंट नोट पर 2 ऑनरेबल एमपीज के संयुक्त हस्ताक्षर हैं। तो ऐसे ये भी हम कह सकते हैं कि 5 हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने डिसेंट नोट दिए हैं, परंतु उसमें जो विषय हैं उनका संज्ञान सामान्यतया जो डेलिब्रेशंस हुए कमेटी के उसके अंदर लिया गया है। लेकिन तो भी उनकी जो भी बात कही गई है उनको कहीं ना कहीं बेल हाउस के अंदर किसी अन्य चीज़ के माध्यम से भी कवर किया जाएगा। तो एक अच्छी विचार विमर्श के पश्चात ये रिपोर्ट आई है, और 40-43 वर्ष के बाद कहिए वो रास्ता साफ हुआ है। क्योंकि ये अनुभव में आता था कि सिक्योरिटी की दृष्टि जो महत्वपूर्ण विषय हैं, छोटी मोटी कनेक्टिविटी को लेकर जो इसमें महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके अंदर महीनों लग जाते थे, सालों लग जाते थे, और वो विषय अटके रहते थे, वो काम पूरे नहीं हो पाते थे। वो हो जाएगा। राजन जी, जिसका जिक्र आपने किया भी था, 1996 के जजमेंट को लेकर बात थी और ये था कि वो कमज़ोर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। इस पर कैसा मंथन हुआ है? उसके अंदर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये कही कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है उसको उन्होंने स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कौन कौन चीजें जंगल में मानी जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि सरकार के पास कोई विशेष रूप से ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि कोई विषय आ जाए तो उसको हम कैसे डिसाइड करें। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रकाश में उसको करना पड़ता था। तो सरकार ने एक इनेबलिंग जो एक प्रकार से इसके अंदर प्रावधान रखा है कि जो यदि कोई विषय ऐसा आता है तो उसके संबंध में
केंद्र सरकार कुछ व्यवस्था कर सके, कुछ गाइडलाइंस बना सके। तो उसमें से ही जैसे अब यही जो है, ये जो विषय आया कि प्राइवेट लैंड के ऊपर यदि हम जंगल करे कोई व्यक्ति, ये सुप्रीम कोर्ट के उससे नहीं कवर होता था ये, तो इसके अंदर संशोधित करके इसमें लाए हैं ये। और जैसा अभी मैडम भी कह रही थी, इससे इतना प्रोत्साहन मिलेगा वृक्ष लगाने के लिए, और किसान की, छोटे किसान की आय भी बढ़ेगी। और मैं सोचता हूँ कि जो हम कार्बन सिंक जो करना चाहते हैं, 2.5 से 3 बिलियन टन का हमारा जो टारगेट 2030 तक का है, और 2070 तक हम 0 एमिशन चाहते हैं, उसमें इनका बड़ा योगदान होगा। तो उस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बिल्कुल भी न बदलते हुए, उसी के साथ करते हुए कि एक इनेबलिंग जो प्रोविजन है इस अमेंडमेंट के अंदर किया गया है। ठीक है। डॉक्टर विभा धवन, हम जानते हैं कि कोई भी सुधार का रास्ता हो बहुत आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव उसमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। कुछ जिस तरह से मैं कहूँ आपत्तियां लगातार इस बिल को लेकर आई हैं, जो आवाज़ें उठी हैं, जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट के 1996 के जजमेंट की बात कही। साथ ही ये कहा जा रहा है कि नहीं, जैव विविधता को लेकर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां असर पड़ सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, ट्रांस हिमालयन और हिमालयन रीजन में कहा जा रहा है कि वहाँ का इकोसिस्टम पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। कुछ इस तरह की चिंताएं थी जो लगातार सामने आई हैं। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ये एक तरह से जो छूट, जब भी हम कोई रूल बनाते हैं तो उसमें हम ये सोच के चलते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो वैसा होगा। लेकिन लोगों की चिंता इस तरफ रहती है कि जैसे हमने जो जमीन आज तक सरकार की थी और उस पे बाकी लोगों का कोई हक नहीं था, क्या वो लोग इस प्राविधान को गलत इस्तेमाल करेंगे? क्या ये एक तरह से करप्शन का वो हो जाएगा कि हमें इतनी जमीन दे दो और वो शुरू में पेड़ लगाएंगे और कल को अपनी फैक्ट्री लगाएंगे? तो इसलिए ये जैसे ये डर होता है। दूसरा होता है कि अभी जब हम अभी जैसे अग्रवाल साहब ने भी कहा कि परमिशंस लेने में बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन वो टाइम फाइल इधर से उधर ले जाने में नहीं लगता था। वो टाइम इसलिए लगता था कि विचार विमर्श होता था कि क्या ये ठीक रहेगा, इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है। तो अगर वो बहुत आसानी से हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो कि हम इतना तेज चलना शुरू कर दें कि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जगह हैं, जैसे अभी हमने इवन अपने और जगह पे भी देखा पहाड़ों में, इस साल हमारे जो इतने सारे फ्लड्स आए हैं उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से, तो वो फास्ट डेवलपमेंट करके कई बार हो जाता है। तो इसलिए हमको जो एक तरह से छूट दी गई है उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है। और हमको ये देखना है, हम मोनोकल्चर की तरफ नहीं जा रहे हैं, एक ही तरह की स्पीशीज नहीं जा रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी की देखरेख कर रहे हैं। क्योंकि आज उन और डायरेक्ट हमको एक तरह पैसे की तरफ हमें लगेगा हमें इस पेड़ से बहुत कम मिल रहा है, लेकिन वो उस जगह के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हमको ये सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को अपना सोचते हुए चलना है कि हमको इसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है। ठीक है। राजेंद्र जी, आपने जो क्लियरेंस का मुद्दा बताया, जाहिर तौर पर जब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जब अपना रिएक्शन दिया तो उन्होंने कहा कि हर गांव को सड़क से जोड़ने के लिए जो अटके करीब 80% प्रोजेक्ट थे, उन्हें अब गति मिल जाएगी। तो क्लियरेंस कितना बड़ा मुद्दा रहा था और अब आपको लग रहा है इससे कितना स्मूदन होगी सारी प्रोसेस? नहीं, देखिए, स्मूदन तो होगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि सभी ऑनरेबल मेंबर्स ने इस पर कोई आपत्ति भी नहीं जताई। तो सभी इस बात से सहमत थे कि चाहे वो 10 हेक्टेयर की बात हो, चाहे वो 5 हेक्टेयर की उसके अंदर बात हो, ये नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्रों में, वामपंथ के जो एक्सट्रीमिज्म उसके प्रभावित क्षेत्रों में, या जो है 0.1 हेक्टेयर की बात को छोटा मोटा कोई कनेक्टिविटी उसको लेकर के हो, इस पर किसी को ऐतराज नहीं था। और मैं समझता हूं कि ये बात भी है कि लगभग 80% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। उससे कुछ 20% ऐसे जिसमें अधिक जगह की आवश्यकता होगी तो पुराने कानून के अनुसार उनका निस्तारण होगा। लेकिन आशंका जो है, जैसा अभी मैडम धवन ने भी जो बात को, आशंका कुछ बातों को ये थी कि इसका गलत उपयोग तो नहीं हो जाएगा। तो इस बात को आश्वस्त किया गया मंत्रालय के द्वारा। जैसे एक तो ये था कि शायद ये जो 100 किलोमीटर है, ये पूरी की पूरी 100 किलोमीटर एक जेनरिक तो कोई प्रपोजल नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। विद इन 100 किलोमीटर जहां पर जिस जगह जरूरत होगी वहां केवल,
और उसको एक जुडिशियसली तय करके, जैसी जरूरत है, सेना की जरूरत है, या वहां पर वो लेफ्ट विंग टेररिज्म से जो निरंतर लड़ते रहते उनकी जरूरत है, प्रदेश सरकार से मशवरा करके उसको किया जाएगा। और ग्राम सभाएं हैं हमारी, या हमारे ट्राइबल्स हैं, उनके अधिकारों का किसी भी प्रकार से उसका हनन नहीं हुआ है, सुनिश्चित किया गया है। तो पूरी कोशिश की गई है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो हमारा एक इकोसिस्टम है वनों का, ये अन्य जो चीजें हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, और जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, और एफोरेस्टेशन को भी एक प्रकार का बढ़ावा मिले। ठीक है। और जो पेरिस एग्रीमेंट को लेकर जो बातें हैं, आपने भी कई जो लक्ष्य हैं उनके बारे में जिक्र किया है। 33% ले जाना है हमें, जल्द ही जो कवर है वो 21% है अभी। यानी जैसे आप भी अभी जिक्र कर रहे हैं कि विकास का रास्ता और जो हमारी जलवायु है, वन है, जो एक तरह से हमें हरित क्षेत्र को और बढ़ाना है, उनके बीच बैलेंस का रास्ता, वो बैलेंस आपको लग रहा है कि जो हमारी नीति रही है, वन नीति, उसमें भी कहीं ना कहीं अब सुधार हम देखेंगे होता हुआ? निश्चित होगा, निश्चित होगा। देखिए, ये अभी हमको शायद छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोविजन है कि निजी स्तर पर भी व्यक्ति पेड़ लगा सकते हैं। पहले नहीं था ये, और उसके कारण से लोग सशंकित रहते थे। हमने 100 पेड़ लगाए, 50 पेड़ लगाए या 20 पेड़ लगाए, तो वो जो है वन संरक्षण कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। इससे आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर ये मल्टीप्लाई होकर के बहुत बड़ा कवर ये देगा। और देखिए, जो 2070 का हमारा लक्ष्य है, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दृष्टि से कार्बन एमिशन कम हो, इसलिए सोलर अलायंस, इसलिए सोलर ऊर्जा का अधिक प्रयोग हो, वो सारे उपाय भी हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के वृक्ष जो है वो सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे सबल माध्यम है, जो कार्बन की सिंक की दृष्टि से इस्तेमाल हो सकता है। तो उस दिशा में ये जो कानून है, ये जो अमेंडमेंट है, इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। और जो हमारा 1/3 धरती उस पर जंगल हो, इस लक्ष्य की तरफ हम तेजी से बढ़ सकेंगे। ठीक है। डॉक्टर विभा धवन, इसके अलावा आपकी तरफ से ऐसा कोई सुझाव या बड़े चैलेंजेस जो आपने इम्प्लीमेंटेशन को लेकर एक बात कही कि बहुत ध्यान से देखना होगा, मंजूरी किस तरह से ली जाती है, कैसे काम आगे बढ़ता है, बड़े चैलेंजेस फिलहाल आप क्या देख रही हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो जो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका दुरुपयोग ऐसा नहीं हो कि जो लैंड माफिया हैं वो लोग जमीन ले लें, और रिजॉर्ट वगैरह बहुत ज्यादा वन के बीच में नहीं बनने चाहिए, क्योंकि उससे पूरी वाइल्ड लाइफ भी इम्पेक्ट होती है। तो बाकी तो ये कानून बहुत अच्छा है, अगर हम इसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो हम कार्बन सिंक की बात अग्रवाल साहब ने भी कही, और देश की जो जरूरत है कि हमको पेड़ों से जो मिल सकता है वो और किसी चीज से नहीं मिल सकता, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने की जरूरत है। डेवलपमेंट चलनी है, क्लाइमेट चेंज जो है उसको हमें रोकना है। टेम्परेचर इंक्रीज इस अर्थ पे जो ऑलरेडी 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, उसको 1.5 डिग्री पे हमको रोकना है। और इसके लिए पेड़ों का माध्यम बहुत अच्छा है, और जैसा मैंने पहले भी कहा, बदलती जरूरतों के साथ हमें बदलना है। अपनी सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी सबसे पहले आती है, और जितनी भी जमीन उसको आप खाली रखें या उस पे पेड़ उगाएं, आपको पेड़ उगा के बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छा कानून है, और रिस्पॉन्सिबली इम्प्लीमेंट, मेरा विश्वास है कि सब लोग इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। आप समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र जी हैं, आगे की दिशा को लेकर कोई सुझाव? नहीं, देखिए, एक बात तो मैं जरा जरूर कहना चाहूंगा, किसी भी निजी क्षेत्र के व्यक्ति को जमीन देने का कोई प्रावधान इसके अंदर नहीं है। ठीक है। कोई रिसोर्ट बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। जूज हैं या सफारीज हैं, तो वो केवल सरकारी एजेंसी के द्वारा बनते हैं, उनका जो नियम है उसके अनुसार ही वो बनेंगे। तो पूरा हमें विश्वास है कि इसका ठीक से पालन होगा। और जिस उद्देश्य को लेकर के ये बिल लाया गया था, इस पर चर्चा हुई, जो सबने अपने मत दिए, उसमें निश्चित रूप से जो हमारे लक्ष्य हैं, चाहे वो 2030 का लक्ष्य हो, 2.5-3 बिलियन टन की कार्बन सिंक का वो तैयार करने का, या 2070 का हमारा जीरो एमिशन का लक्ष्य हो, उसमें हम जरूर बढ़ेंगे। और जो पर्यावरण की दृष्टि से भारत एक जो लीडर है के नाते पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकेगा, इस बिल के अंदर उस प्रकार का रास्ता खोलने का काम हुआ है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा बिल है, और इसके माध्यम से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल, यानी जलवायु को लेकर जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं वो हमने दुनिया के पटल पर कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, रास्ता दिखाया है, इसमें लीडरशिप ली है, और अपने कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट के तहत जो बातें थी बड़ी, उनको पूरा करने की कोशिश की है। हाल के सालों में जो ग्रीन कवर है वो लगातार बढ़ा है। अब इस बिल के जरिए किस तरह से हम देखेंगे कि देश में विकास और कहीं ना कहीं ग्रीन एरिया के बीच में संतुलन बना रहे, इसको लेकर क्या दिशा रहती है,
हमने देखा कि अब जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है और जल्द ही इसी सत्र में हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बिल को संसद में पेश करेगी और इसके बाद कहीं ना कहीं 40 यानी 43 साल पुराना जो कानून है उसमें सुधार और उसमें बदलाव होता हम देखेंगे। इसी के साथ जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर धवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुद्दा आपका में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।